नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाइन एजुकेशन में। साथियों, ये एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली परीक्षाओं की पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों, उनको बिना देरी किए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी है पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है डरबन और डी है प्रिटोरिया। इसमें से आपको बताना है साथियों, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। साथियों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में। तो साथियों, उनको वहाँ पर इनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की गई और पीटर मारिट्सबर्ग को ट्रेन से फेंक दिया गया। और साथियों, महात्मा गांधी जी जो भारत कब वापस लौट के आए वहाँ से? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। साथियों, जो लोकसभा है, वर्तमान में जो लोकसभा है उससे प्रत्येक राज्यों के जो सीटों का आवंटन है वो किस जनगणना पर आधारित है या किस पे आधारित है? तो आपके ऑप्शन है, ए है 1951 की जनगणना पर, बी है 1961 की जनगणना पर, सी है 1971 की जनगणना पर और डी है 1991 की जनगणना पर। इसमें से आपको बताना है किस जनगणना पर जो वर्तमान की लोकसभा प्रचलित है वो उसका सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसमें आपको पता सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1971 की जनगणना पर वर्तमान की लोकसभा जो चल रही है उसके सीटों का आवंटन किया गया है। और साथियों, जो अगला होगा जो सीटों का आवंटन अगला किस वर्ष में होगा? तो वो 2026 में निर्धारित किया जाएगा। अगला लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वर्ष 2026 में फिर से निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में तीसरी बार नहीं, ये दूसरी बार कर लीजिए। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आपके ऑप्शन है साथियों, ए 26 अगस्त 1962, बी है 3 अगस्त 1971, सी है 26 जून 1975 और डी है 27 मार्च 1977। इसमें से आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दूसरी बार कब की गई? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी साथियों? पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत और चीन युद्ध के 26 अक्टूबर 1962 के द्वारा 1962 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। चीन युद्ध के साथ जब भारत चीन से लड़ रहा है तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और दूसरी बार कब होती है साथियों? दूसरी बार होती है 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और साथियों, तीसरी बार कब होती है? तीसरी बार होती है साथियों 1975 में 26 जनवरी 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है किस लिए होती है? वो आंतरिक अशांति के कारण होती है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली खान थे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे?
आपके ऑप्शन है ए नॉर्मन बोरलॉग, बी है विलियम गॉड, सी है वर्गीस कुरियन और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। इसमें से आपको बताना है साथियों हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है। हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन है? तो हरित क्रांति जो शब्द है उसका जो निजात किया था वो विलियम गॉड किया था, और जो हरित क्रांति के जो पितामह कहे जाते हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। क्या साथियों? नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं हरित क्रांति के पितामह। और भारत में हरित क्रांति शब्द का जो हरित क्रांति का जो पितामह है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। इनको श्रेय जाता है भारत में हरित क्रांति का। भारत हरित क्रांति का जो हरित क्रांति था उसको किस फसल पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहा, तो वो गेहूं और चावल पर हरित क्रांति शब्द का हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। और साथियों ये हरित क्रांति जो कब से लागू हुआ, कब शुरू हुआ था, तो ये 1960 ईस्वी से 1960 ईस्वी में हरित क्रांति का शुरुआत होती है। और साथियों हरित क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? हरित क्रांति दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है हरित क्रांति दिवस। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रमुख यामित्तर, बी है अंटार्कटिका, सी है भूमध्य रेखा और डी है ध्रुवों पर। इसमें आपको बताना है कहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं? तो साथियों आपको बताना है इसमें कहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं। क्या साथियों? भूमध्य रेखा पर दिन रात एक समान होते हैं। ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अरेबियन, आपका ऑप्शन नंबर बी है कालाहारी, ऑप्शन नंबर सी है सहारा और ऑप्शन नंबर डी है थार। इसमें से आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सहारा जो रेगिस्तान है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो एरिया है वो 92 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट है। क्या साथियों? 92 लाख वर्ग किमी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और जो भारत में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो थार है। और साथियों एशिया की सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? वो गोबी है। क्या साथियों? गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है। कहाँ है? मंगोलिया में। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शन है ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, सी है चौथा और डी है पांचवा। इसमें से आपको बताना है पवन ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तीसरा। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में जो स्थान रखता है वो तीसरा स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है ए मालवा का पठार पर, बी है छोटा नागपुर, सी है पूर्वी पहाड़ियों पर और डी है कोरोमंडल तट पर। इसमें से आपको बताना है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ए है मालवा का पठार, बी है नागपुर पठार, सी है पूर्वी पहाड़ी और डी है कोरोमंडल तट पर। इसमें से आपको बताना साथियों अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक अक्टूबर और नवंबर के महीने पर बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? आपके ऑप्शन है ए लोहे का टुकड़ा, बी है जल, सी है स्वर्ण का टुकड़ा और डी है बेंजीन। इसमें से आपको बताना है किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। ए है लोहे का टुकड़ा, बी है जल, सी है स्वर्ण का टुकड़ा और डी है बेंजीन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जल का जो है ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है इनमें से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा?
आपके ऑप्शन है ए बैगनी, बी है लाल, सी है नीला और डी है काला। डी है काला। इसमें से आपको बताना है एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो साथियों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई पड़ता है। ज़मीन पर नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर इसका ज़मीन पर नीला दिखाई पड़ता है समुद्र के पानी के कारण। इसमें जो भी जो परावर्तन होता है उसके कारण इसमें जो रंग होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिया है परमपदम, बी दिया है फ्लोसाल्वर मार्क, सी दिया है चिप्स और डी दिया है अनुपम। इसमें से आपको बताना है कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुपम जो है साथियों, अनुपम जो है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। क्या साथियों? ये सुपर कंप्यूटर है अनुपम सुपर कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर, क्या साथियों संपीड़ित करने पर क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए इसका दाब बढ़ जाता है, बी है केवल तापमान बढ़ता है, सी दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं और डी है दाब बढ़ता है तापमान घटता है। इसमें से आपको बताना है किसी गैस को दाबने या संपीड़ित करने पर किसी गैस को दबाया जाता है तो उसमें होता क्या है, उसमें जो क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो साथियों उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो आपके ऑप्शन है ए केवल दाब बढ़ जाता है, बी तापमान बढ़ता है, सी दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं और डी दाब बढ़ता है तापमान घटता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? ऑप्शन नंबर सी दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं गैस को दबाने से या संपीड़ित करने से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है नीला थोथा है। साथियों नीला थोथा क्या है? आपके ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट है, बी है कैल्शियम सल्फेट है, सी है आयरन सल्फेट है, डी है सोडियम सल्फेट है। इसमें आपको बताना है नीला थोथा क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? CuSO4 N2 5H2O। क्या साथियों? 5H2O आपका नीला थोथा या कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नंबर 14 है पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ऑटोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्निथोफिली, ऑप्शन नंबर सी है एनिमोफिली और ऑप्शन नंबर डी है एंटोमोफिली। तो इसमें आपको बताना साथियों पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोफिली। ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोफिली जो है ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आनुवांशिकता के विज्ञान को किसने आनुवांशिकी कहा। साथियों क्वेश्चन है आपका आनुवांशिकता के विज्ञान को किसने आनुवांशिकी कहा। ऑप्शन ए है मेंडल, बी है कोरेंस, सी है मूलर और डी है बेटसन। इसमें से आपको बताना है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने ही आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी है हीमोग्लोबिन और सी है आरबीसी और डी है डब्ल्यूबीसी। इसमें आपको बताना है साथियों कौन है जो रक्त के ऑक्सीजन अधिग्रहण को कार्य करता है। तो
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन है जो रक्त में ऑक्सीजन का अधिग्रहण करता है। तो साथियों आपको पता होगा रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये हमारे रक्त हैं, रक्त के हमारे जो भी ग्रुप हैं, और इनकी जो खोज किया था वो किसने किया था? लैंडस्टेनर ने किया था। कौन साथियों? लैंडस्टेनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ए है लिएंडर पेस, बी है महेश भूपति, सी है रमेश कृष्णन और डी है आनंद अमृतराज। डी है आनंद अमृतराज। तो इसमें आपको सही आंसर करना है साथियों, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, महेश भूपति। महेश भूपति जो हैं, महेश भूपति ये सबसे पहले टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 5 जून, डी है 1 जुलाई। इसमें से आपको बताना साथियों, इसमें से आपको बताना है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? साथियों क्वेश्चन कह रहा है संविधान में हमारे जो 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उनमें शामिल वह कौन सी भाषा है जिसको 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान नहीं दिया जा रहा था? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत है, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, और ऑप्शन नंबर सी है काश्मीरी, और ऑप्शन नंबर डी है कोंकणी। इसमें से आपको बताना साथियों किसको 2011 तक कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जा रहा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सिंधी को 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान नहीं दिया जा रहा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान नहीं दिया जा रहा था। तो आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है सिकंदर लोदी। इसमें से आपको बताना साथियों आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। क्या साथियों? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।